मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से लेकर के 1530 4 साल। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे और ये फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत ने बाबर पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में हुआ। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। तो बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। इस अभियान में क्या था? बाबर ने जो 1519 का अभियान था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, इसमें उसने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो इसमें बाबर ने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। तो बाबर पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उत्साद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किस चीज़ का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। उत्साद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उत्साद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध बाबर के 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी होता। सब में बाबर विजयी होगा। बाबर से चाहे पानीपत हो, चाहे खानवा, चंदेरी, घाघरा, सब में बाबर ही विजयी होगा। बस देखना है किसके साथ हुआ। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1557 को हुआ था।
खानवा का युद्ध 15 मार्च 1557 ईस्वी को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो खाना उन्होंने खाया कितने रुपए का? 27 रुपए की थाली में उसने खाना खाया। सबसे सस्ती थाली 27 रुपए की थाली में उसने खाना खाया। 27 रुपए का खाना उसने खाया, सबसे सस्ती। तो ऐसे याद कर लेंगे। चंदेरी उसने चंदेरी उसने चंदेरी की जो साड़ी होती है उस पर डिजाइन मेहंदी की बनी हुई थी। तो मेदिनी राय का हो गया। तो चंदेरी की जो साड़ी थी उस पर 28 जो डिजाइन थी वो मेहंदी की बनी थी। उस पर 28 डिजाइन मेहंदी की बनी हुई थी। और जो खानवा है वो 27 रुपए की थाली में सबसे सस्ते में उसने खाना खाया और गाना गाया। सॉन्ग मतलब गाना गाया। और पानीपत का पहला युद्ध तो इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा नदी में 29 अफगान बह गए। घाघरा नदी में 29 अफगान, एक कम 30 से एक कम 29 अफगान, एक बच गया और 29 अफगान बह गए। तो घाघरा युद्ध में 29 अफगान बह गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था। घाघरा नदी में 29 अफगान बह गए। चंदेरी की साड़ी में 28 मेहंदियाँ लगी हुई थी। खाना खाया उसने 27 रुपए की सस्ती प्लेट वाली थाली का। और उसके बाद उसने गाना गाया। फिर उसके बाद है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इसके साथ ही इसका जो मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, इब्राहिम लोदी का जो मित्र रहता है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, यह भी युद्ध स्थल में ही मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। तो ये जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत हैं इनके इब्राहिम लोदी के जो मित्र हैं, इब्राहिम लोदी और उसके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत दोनों एक साथ युद्ध में मारे जाते हैं। और इसी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के घर से ही हुमायूं कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किए थे। हुमायूं ने प्राप्त किया था, राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। बाबर की उदारता की वजह से उसे कलंदर की उपाधि दी जाती है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने जब राणा सांगा से युद्ध किया था 27 रुपए की थाली में, जब राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था तो बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया।
बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया और जब राणा सांगा को उसको पराजित करके विजयी हो जाता है तब उसने खुद को गाजी की उपाधि धारण की। बाबर की उदारता की वजह से उसे कलंदर की उपाधि दी जाती है। बाबर को। अब बाबर ने मुसलमानों पर को तमगा कर से मुक्त कर दिया था। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा को किसी ने जहर दे दिया था, इसकी वजह से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगानी विद्रोहियों को शरण न देने का वचन किया। तो इसमें क्या था कि बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए वादा किया कि संधि के अनुसार नुसरत शाह ने अफगानी जो विद्रोही थे उनको शरण न देने का वचन किया। तो नुसरत शाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से वायदा किया कि वे अफगानी विद्रोहियों को अपने वहाँ शरण नहीं देंगे। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से वादा किया कि अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो 48 वर्ष की आयु में आगरा में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 4 साल गद्दी पर रहा 1526 से 1530। तो ये है आगरा में इसकी डेथ हो जाती है बाबर की। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो आगरा में इसकी डेथ होती है बाबर की और इसका जो शव है वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। और बाबर की जब आगरा में डेथ होती है तो बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन इसके बाद काबुल में बाबर ने पहले ही चुन रखा था कि अगर मुझे दफन किया जाएगा तो काबुल में किया जाएगा। तो इसीलिए आगरा के आराम बाग से निकाल करके उसके शव को काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो आगरा के बाद कहाँ पे दफनाया गया? काबुल में। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी थी। तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, तो इसीलिए उसने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो बाबरनामा वो तुर्की में ही था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा तुर्की में, इसी का अनुवाद फारसी में किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनकी बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो आत्मकथा में बाबर ने जो औपचारिक उसकी बाग हैं उसकी योजनाओं को और उसकी बनाने में जो उसकी रुचि थी बाबर की, उन सब चीज़ों का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और ये जो उसमें वर्णन है कि जो बाबर के समय के जो बाग होते थे वो दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। तो अकबर के जो वो बाग होते थे वो दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में डिवाइड थे, आयताकार में डिवाइड थे। इसे अहाते, 1 2 3 4 अहाते, तो इसे जो है अहाते में स्थित है और 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो ये जो बाग होते थे वो 4 हिस्सों में बटे होने की वजह से 4 बाग ये अहाते हैं और 4 बाग में बटे होने के कारण 4 भाग में, तो इसीलिए इसको 4 बाग कहा जाता था और ये दीवार से जो है घिरे होते थे। तो ये था बाबर के समय की, बाबरनामा में उसने जो है ये लिखा है।
तुर्की भाषा में जो लिखा हुआ बाबरनामा है उसने खुद लिखी थी, उसकी आत्मकथा है। तो ये था बाबरनामा। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। तो ये था चार बाग तो बाबर ने बनवाया था, लेकिन अभी इस परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी। परंपरा की शुरुआत की, परंपरा का मतलब है कि हर उसके बाद ट्रेंड होता चला जाएगा कि लोग ऐसे बनवाना अक्सर बनवाएंगे। तो इसीलिए चार बाग की जो परंपरा की शुरुआत करते हैं वो अकबर करते हैं। चार बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत है वो अकबर करता है। चार बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत है वो अकबर करते हैं। फिर उसके बाद है बाबर को मुबय्यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। तो मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बाबर को। अगर इसे ऐसे याद रखें कि बाबर मुबय्यान नामक एक पद्य शैली गाता था। मुबय्यान एक जो पद्य था वो गाता था, बाबर एक मुबय्यान पद्य था उसे गाता था, ऐसे याद रहेगा। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुर्रा अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी थे ख्वाजा उबैदुर्रा अहरार। ख्वाजा उबैदुर्रा अहरार जो नक्श